ओके, तो मैं यहां पर आपको अगेन लेकर आना चाहूंगा जहां पर मैंने आपको ड्रॉप किया था। ये भाई अब समय आ गया है, मैंने कहा भाई अब पढ़ाई करने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू स्टडी। अब इंग्लिश सीखने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। भाई देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। पढ़ाई करने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट स्टडिंग? पढ़ाई करना कैसे रहेगा? हाउ अबाउट स्टडिंग? अब पढ़ाई करने का समय आ गया, इट इज टाइम टू स्टडी। अब आपको याद है मैंने आपको विलिंग टू पढ़ाया था। विलिंग टू का मतलब भी क्या हो रहा है? इच्छा है, मन है। तो ऐसे ही आप वहां पर विलिंग टू की वजह फील लाइक भी यूज कर सकता है। जैसे मैंने कहा मेरा पढ़ाई करने का मन है, आई एम विलिंग टू स्टडी, आई फील लाइक स्टडिंग। मेरी ना खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फूड। कम ऑन, आई फील लाइक ईटिंग फूड। आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई फील लाइक ईटिंग फूड। मेरा वहां जाने का मन है, आई फील लाइक गोइंग देयर, आई फील लाइक गोइंग देयर। ठीक है। मेरा म्यूजिक सुनने का मन है, मेरी म्यूजिक सुनने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक। यू नो, सो इस तरीके से आपको जो है जहां पर विलिंग टू यूज करते हैं, उस विलिंग टू की जगह आप एक और वर्ड फील लाइक जो है ये भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी होता है स्टूडेंट्स, इच्छा है या इच्छा हो रही है, मन है या मन हो रहा है। राइट, दैट इज। जब इसका आप पास्ट बनाओगे तो आप इस फील को फेल्ट कर दोगे। जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे तो वही कॉन्सेप्ट, मेरा वहां जाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड। मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, ही इज वेरी बोरिंग गाय। यू नो, सो दिस इज अ वे। ऐसे ही जब आप इसे नेगेटिव करते हैं, मेरा वहां जाने का मन था, आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर। मेरा वहां जाने का मन नहीं था, आई डिडंट फील लाइक गोइंग देयर। इस तरीके से आई डिडंट फील लाइक, वो अब में आईएनजी लगाना है, गोइंग देयर। नाउ 42 देखो आप, और 42 जो है बहुत ही प्यारा है। मैं चाहता हूं इसको आप अच्छे से समझें। लेस्ट एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता कहीं ऐसा ना हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं 41 भी दिया है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब 41 कैसे यूज होता है आपके लिए, उसके लिए मुझे चाहिए होगा आपका थोड़ा सा अटेंशन। इट इज फॉर ऑब्जेक्टिव केस दैट सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, उन्हें चाहिए, हमें चाहिए। जैसे हमने कहा मुझे चाहिए तो इट इज फॉर मी दैट, ऐसा मुझे चाहिए कि मैं पढ़ाई करूं, इट इज फॉर मी दैट आई शुड स्टडी। इट इज फॉर मी दैट आई शुड स्टडी। उसे चाहिए कि वह लिखे, इट इज फॉर हिम दैट ही शुड राइट। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, इट इज फॉर अस। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, इट इज फॉर अस दैट वी शुड हेल्प अदर्स। इट इज फॉर अस दैट वी शुड हेल्प अदर्स। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, इट इज फॉर अस दैट वी शुड हेल्प अदर्स। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, तो क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? इट इज फॉर अस दैट वी शुड हेल्प अदर्स। दिस इज द वे टू मेक, डियर स्टूडेंट्स। ये तरीका है, ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोगों को इसको बनाना है। तो मेरा ऐसा मानना है, नॉट अ बिग डील, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबसे बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा हमें चाहिए कि हम इंग्लिश सीखें, तो बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में? हमें चाहिए कि हम इंग्लिश सीखें, इट इज फॉर अस दैट। अब देखो यहां अस लगाया ना, तो यहां वी लगाना। मैंने कहा रवि को चाहिए तो इट इज फॉर रवि, या रवि है तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। या अस है तो इसका मेन प्रोनाउन वी बना। रवि को चाहिए कि वह इंग्लिश सीखे, इट इज फॉर रवि दैट ही शुड लर्न इंग्लिश। अब आप कहोगे सर इतना 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 सारा सब क्यों? हम तो सिंपल भी बोल सकते हैं कि रवि को इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो भाई ठीक है, ऐसा भी बोल दो आप, रवि को इंग्लिश सीखनी चाहिए, रवि शुड लर्न इंग्लिश। और रवि को चाहिए कि वह इंग्लिश सीखे, तो हम कहेंगे इट इज फॉर रवि दैट ही शुड लर्न इंग्लिश। तो मैं इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट ज्यादातर यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है। लेकिन अगर ये यूज हो तो आपसे बनना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसका ये मतलब निकल रहा है। इसलिए ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर देना, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 वाला V1 प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ये नई चीज क्या है?
सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप सर, समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से समझाओ। बिल्कुल समझाता हूं दोस्तों। देखो आपको ऐसा समझना है, इसका पहले मतलब समझो, कहीं ऐसा ना हो। ये दिख रहा है लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये किसका मतलब है? लेस्ट का। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैंने कहा पढ़ाई करो, स्टडी, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, लेस्ट के बाद में जो सेंटेंस बनता है वो शुड का बनता है। आई रिपीट दिस लाइन, लेस्ट के बाद में जो सेंटेंस बनता है वो किसका बनता है? शुड का बनता है। लेस्ट के जस्ट बाद जो सेंटेंस आता है स्टूडेंट वो शुड का आता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैं उसको पढ़ा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। मैंने कहा उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? तो आपने कहा भाई मैं उसको पढ़ा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, मुझे डर है। मैं उसको पढ़ा रहा हूं पर्सनली, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो आप इसे इंग्लिश में जब बनाओगे तो आप कहोगे आई एम टीचिंग हिम पर्सनली, आई एम टीचिंग हिम पर्सनली लेस्ट ही शुड फेल, लेस्ट ही शुड फेल। तो ये रहा आपका लेस्ट। और आपको बताना चाहूंगा ये आपका एक कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? आपका एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कम ऑन, लेस्ट आपका एक क्या है? लेस्ट आपका एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को क्या करता है स्टूडेंट्स? जोड़ने का काम करता है। नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, सुन लो, ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आए। लिसन, लास्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि अरे जल्दी चलो भाई, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। हरी अप, लास्ट वी शुड मिस द ट्रेन, वी शुड मिस द ट्रेन, वी शुड मिस द ट्रेन मतलब कहीं हम ट्रेन ना मिस कर दे। मैं इंग्लिश बोलने लगा, जो भी काम आप करने लगे, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टेड आपको पढ़ाया था। स्टार्ट और बिगिन ये दोनों वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस सेशंस में, ठीक है ना। तो स्टार्टेड और बिगिन दोनों आपने आई होप किए होंगे। मैं इंग्लिश बोलने लगा, स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश में वहां जाने लगा, स्टार्टेड गोइंग देयर में आने लगा, स्टार्टेड कमिंग हियर, या फिर आई बिगेन टू कम हियर, आई बिगेन टू कम हियर। मैंने कहा सर आफ्टर परचेसिंग योर कोर्स आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने लगा, मैं वहां जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग देयर में आने लगा, आई स्टार्टेड कमिंग हियर, मैं लिखने लगा, आई स्टार्टेड राइटिंग। मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब होगा मैं इंग्लिश बोलने लगा। आई स्टार्टेड कमिंग हियर मतलब मैं आने लगा। आई स्टार्टेड गोइंग देयर मतलब मैं वहां जाने लगा। आई स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद करने लगा। आई स्टार्टेड कमिंग ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर आने लगा। After purchasing your course, I started speaking English confidently. I began to speak English confidently. मैं confidently English बोलने लगा. So this is the way. चलो अगला आगे देखो, ये आई होप आपको लगे समझ में आ गया होगा। अगला है इट इज फॉर ऑब्जेक्टिव केस। मुझे ही बोलना पड़ता है, मुझे ही वहां जाना पड़ता है, मुझे ही यहां आना पड़ता है, मुझे ही सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो इट इज फॉर, ये ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब आपको लगाना है मी, अस, हिम, हर, जो भी, कोई रवि आ गया तो रवि, और इसके बाद टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी आपको इसमें से सही लगे वो आप लगा दो। जैसे आपने कहा कि सर मुझे ना रवि लगाना, मुझे हर लगाना, मुझे हिम लगाना, मुझे अस लगाना, मुझे मी लगाना, जो भी आपको लगाना हो। मैंने कहा मुझे ही बोलना पड़ता है तो इट इज फॉर मी टू स्पीक। मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बोरिंग चीजें है ना उबाने वाली। इट इज फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इट इज फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इट इज फॉर हिम टू स्पीक इंग्लिश। और कोई लड़की है उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इट इज फॉर हर टू स्पीक इंग्लिश। और रवि को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इट इज फॉर रवि टू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने कहा भाई मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इट इज फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, मुझे ही वहां जाना पड़ता है, इट इज फॉर मी टू गो देयर, मुझे ही आना पड़ता है, इट इज फॉर मी टू कम हियर। तो इस तरीके से आपका सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें, सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें। इसके बाद देखो आपने अभी स्टार्टेड देखा था ना, वैसे ही आपका कंटिन्यूड भी है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट कैप्ट
ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाता रहा, आई कंटिन्यू टू गो देयर, या आई केप्ट गोइंग देयर। मैं यहाँ आता रहा, आई कंटिन्यू टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखता रहा, आई कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, आई कंटिन्यू टू टीच इंग्लिश। ओके, मैं दौड़ता रहा, आई कंटिन्यू टू रन, है ना। तो इस तरीके से आपकी यूज होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। 48 यहां पर दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू गोइंग टू। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में इसको फिट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है तो आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, तो ये उन्हीं में से है 47 आपका। हल्के में नहीं लेने का, नहीं तो दिक्कत दे देगा ये आपको। 47 वाला, जब भी आप कोई काम करने वाले हो, मैंने कहा जब भी आप कोई काम करने वाले हो, जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, मेरे पापा कल इंदौर जाने वाले हैं, उसकी मामा कल घर आने वाली है, उसके पापा उसे एक नई कार दिलवाने वाले हैं, ठीक है, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, मैं कल आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूं, आज खंडवा में मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आज इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, वहां पर कुछ बिकने वाला है या वो कुछ बेचने वाले हैं। तो जो भी काम होने वाला है, whatever is going to take place, whatever is going to happen, वो सारी सिचुएशन आपकी जो है वो इसके साथ में यूज होती है भाई। अब जैसे मैंने कहा, मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूं। आईफोन 14 भी लॉन्च हो गया है भाई, तो मैं आईफोन 14 खरीदने वाला हूं, मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप क्या कहोगे, आई एम अबाउट टू। मान लो आपको अबाउट टू अच्छा लग रहा तो अबाउट टू लगा दो। आपने कहा सर अबाउट टू नहीं लगाना, तो क्या लगा दो, गोइंग टू। आई एम अबाउट टू या आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि आई एम गोइंग टू, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू सेलफोन, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू सेलफोन या आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन। दोनों सिचुएशंस एक जैसी है, देयर इज नथिंग टिपिकल, देयर इज नथिंग टफ, राइट। एग्जैक्टली कविता टोमर मैम ने सही कमेंट लिखा है, ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, मैं नया सेलफोन खरीदने वाला हूं। आपने कहा मैं अपना बर्थडे मनाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरा बर्थडे आने वाला है, माई बर्थडे इज अबाउट टू कम, माई बर्थडे इज गोइंग टू कम या माई बर्थडे इज अबाउट टू कम। मेरा बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, माई बर्थडे इज अबाउट टू कम इन नेक्स्ट वीक। आप इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू, हाँ सही लिखा आपने, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन। गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गोना। आई एम गोना परचेस न्यू सेल फोन, गोना। गोइंग टू इज कॉल्ड गोना इन शॉर्ट फॉर्म। आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना लर्न इंग्लिश, आई एम गोना मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूं। तो आप गोइंग टू को शॉर्ट में क्या कहते हैं, गोना। जैसे मैं उससे मिलने वाला हूं, आई एम गोना मीट हिम, आई एम गोना मीट हिम। ये देखो गोना, ऐसे होता है वाना। मैं जाना चाहता हूं तो क्या बोलते हैं हम, आई वॉन्ट टू गो, आई वांट गो, आई वांट गो, वाना गोना। ये दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में आप याद रखना। जब आप इसका पास्ट बनाएंगे, मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर बट माई ममा मेड मी कॉल एंड told not to go there and asked not to go there। मैं वहां जाने ही वाला था कि मेरी मामा ने मुझे कॉल किया कि वहां मत जाओ। सो आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम हियर, में आने वाला था। आई वॉज अबाउट टू राइट, में लिखने वाला था। आई वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलने वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच, में पढ़ाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर आने वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने वाला था। तो इस तरीके से जो भी काम आप करने वाले थे, है ना, जो भी काम आप करने वाले थे उसके लिए आपको इसको यूज करना होता है, गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू गो। दिस इज द सिचुएशन जो आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शुड बी और शुड हैव। अब आपको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बी और हैव पहले बता चुका हूं। ये टू बी वर्ब का है, या आपका टू हैव वर्ब का है, जिनको हमने किसके साथ लगाया है, शुड के साथ लगाया है।
जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास समय होना चाहिए, तो यू शुड हैव टाइम। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो इधर देखो, अभी अब शुड बी और यहां क्या लिखा है, शुड हैव। अब शुड बी और शुड हैव के बीच में अंतर देखो क्या है। यहां शुड बी है तो ये बी वर्ब है, यहां पर कौन सी वर्ब है, टू बी वर्ब, ठीक है। यहां पर कौन सी वर्ब है, हैव वर्ब, टू हैव वर्ब। अब जब मैं कहूंगा आपको कि आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड बी ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट मतलब आपको ईमानदार होना चाहिए। और यहां देखो आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए, यू शुड हैव ऑनेस्टी। अब आप देखो टू हैव के बाद में नाउन आ रहा है, टू बी के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाया। नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तुम्हें लॉयल होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल, और तुम्हारे पास लॉयल्टी होनी चाहिए, यू शुड हैव लॉयल्टी। तुम्हें नॉलेजेबल होना चाहिए, यू शुड बी नॉलेजेबल, यू शुड बी नॉलेजेबल, और तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तो टू हैव के बाद में क्या लगाया हमने, नाउन, और टू बी के बाद में मतलब बी वर्ब के बाद में हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव। तो बी ऑनेस्ट ईमानदार होना, हैव ऑनेस्टी ईमानदारी होना। मैंने कहा तुम्हारे पास कम से कम 2 कॉपीज तो होनी चाहिए, कम से कम को कहते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 कॉपीज इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 कॉपीज। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कम से कम 2 कॉपीज तो आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 कॉपीज। कम से कम आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए। तो ऐसे आपको समझना है। जब आप ऐसे समझोगे ना, तब जाकर चीजें आपके दिमाग में फिट होगी मेरे दोस्त, और फिर आपको लगेगा यार वाकई में चीजें आसान है, वाकई में चीजें जोरदार है, वाकई में चीजें काम की है। दिस इज द थिंग। अब ये बहुत प्यारा है, ये यूज आप सभी को आना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ऑड। इट मेक्स या ओसी का मतलब दिख रहा है, ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। आपने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे इट मेक्स मी नोड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नोड। रवि को फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स रवि नोड। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नो ऑड। यू स्टडी आर नॉट, आप पढ़ाई करो ना करो। आपने अपने किसी दोस्त से कहा कि भाई देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई करो ना करो, मैं तो कर रहा हूं। इट मेक्स मी नॉट whether you study or not, it's your choice, but I'm studying. मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं तो कर रहा हूं भाई। तो it makes me not, it makes me not मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। it makes him not, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, it makes him not मतलब क्या होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज थिंग। ठीक है, तो आप ऑड की जगह डिफरेंस भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको ऑड लग रहा है, आपको ऑड कैसा लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो आप क्या यूज कर लो, इट मेक्स मी नो डिफरेंस। आप ये भी लिख दो, इट मेक्स मी नो डिफरेंस, इट मेक्स मी नो ऑड। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ऑड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नो ऑड। हमें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नो ऑड, इट मेक्स अस नो डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से इट्स अप टू यू, या आप पर निर्भर करता है, ये मुझ पर निर्भर करता है। अब देखो यहां भी ओसी आ रहा है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। ये मुझ पर निर्भर करता है, इट्स अप टू मी। ये रवि पर निर्भर करता है, इट्स अप टू रवि। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इट्स अप टू अस, इट्स अप टू अस। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां जाए या न जाए। इट्स अप टू अस वेदर वी गो देयर आर नॉट। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां चाहे हम वहां जाए या न जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी मदद करें या ना करें। इट्स अप टू अस, वी हेल्प देम आर नॉट, वेदर वी हेल्प देम आर नॉट। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, और नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, एंड इफ यू डोंट वांट टू गो यू कैन स्टे हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इफ यू वांट टू हेल्प हिम, it's up to you. Who the hell am I to say no? मैं कौन होता हूं आपको नो करने वाला भाई? If you want to help him, it's up to you. You can help him. Go and help him. I'm not stopping you.
So this is a way to speak.